इराक में ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका का हमला हुआ है। A-10 विमान से हवाई हमला किया गया। मोसुल में पीएमएफ पर भीषण बमबारी हुई। ये देखिए तस्वीरें इराक के मोसुल की। मोसुल में पीएमएफ पर भीषण बमबारी की गई है, यानी ईरानी प्रॉक्सी को बनाया गया है निशाना अमेरिका की तरफ। और अब आपको कुवैत की तस्वीरें दिखाते हैं। कुवैत में ईरान का ड्रोन हमला हुआ है। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ऑयल टैंक पर हमला हो गया। ईरानी हमले के बाद ऑयल टैंक पे लगी भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें, ये आग बुझाए नहीं बुझ रही है। ये कुवैत की तस्वीरें हैं जहां पर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का इलाका धधक रहा है, जल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, कितना बड़ा इलाका इस वक्त आग की चपेट में नजर आ रहा है। ये कुवैत एयरपोर्ट के बिल्कुल पास की तस्वीरें हैं जहां पर एक ऑयल टैंक पर हमला होता है और एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आ जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया जा चुका है, लेकिन आग बुझाए नहीं बुझ रही। और ईरान की नेवी बोट पर बमबारी की खबर है। अमेरिकी बमबारी में यह बोट नष्ट हो गई है। सेंटकॉम ने इसका वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान की नेवल बोट जिस पर बमबारी की गई अमेरिका की तरफ से, और इस बोट को कर दिया गया नष्ट। तो ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से आग धधकती हुई नजर आ रही है और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से और डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ ईरान सपोर्टर के तौर पर और पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। पूर्णिमा नाथ जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या आपको भी अब ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है, एक महीने जंग के होने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से इस वॉर में फंस गए? ये आरोप लगातार उनके ऊपर लगा कि ये जंग नेतन्याहू के दबाव में शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अब कोई एग्जिट पॉइंट इस जंग का नहीं मिल रहा है। करें तो करें क्या? क्या वाकई ऐसे हालात हैं? Thank you so much for having me. Namaste, Samir. 30 days, 2 billion a day, $60 billion expenses from America. Iran ki death total is almost 2,000, Lebanon 1,100, United States 13, Israel 19. Least death in America and for America, and Iran had the highest death. In this particular case, America was the aggressor. So when you say America फंस चुका है, certainly फंस चुका है, लेकिन at the end of the day अमेरिका का जीत तभी होता है। हमेशा यहाँ पे वो डेथ टोल से वो पॉलिटिक्स खेला जाता है यहाँ पे अमेरिका में। वो इस नंबर आप यही स्टैटिस्टिक्स से आप देख ले, ये लोग चिल्लाएंगे कि वी हैव वन द वॉर, वो पहले दिन से चल रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन, अगर आपने ऑलरेडी जीत लिया तो अभी किससे फाइट कर रहे हो? ग्राउंड ट्रूप की क्यों प्रिपरेशन चल रहा है? आप अगर मिडिल ईस्ट में 50,000 ट्रूप अगर ऑलरेडी है अमेरिका का, तो अभी 15,000 टोटल अभी क्यों भेज रहे हो? सो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वांट्स डोमिनेंस, अमेरिका वांट्स इरानियन ऑयल। लिंजी ग्रैम जैसा हमारे पॉलिटिशियंस जो लिटरली टीवी में जाके बोलते हैं अमेरिका और ईरान और वेनेजुएला हैज 31% ऑफ ग्लोबल ऑयल, और हमें वो चाहिए। इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको एनालाइज सही बात है, सही बात है। सीधे सीधे दादागिरी जो है वो अमेरिका के रुख में नजर आ रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये बात तो सही है, अगर नंबर्स की तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा, तो ईरान को नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में। लेकिन फिर भी यह बात कही जा रही है कि ईरान ने इस जंग में बीते 30 दिनों में अपना दबदबा दिखाया है, वो रुतबा दिखाया है जिसकी कल्पना भी अमेरिका और इजराइल ने नहीं की थी। लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने कितने दिनों तक टिका रह पाएगा ईरान? यह आपको नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है? शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल करने को। जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये नई वारफेयर है, मॉडर्न वारफेयर है। अगली बार अमेरिका तैयार रहेगा वाशिंगटन पर भी अपनी मिसाइल देखने को।
अब कंट्रीज जो है बर्दाश्त नहीं करेंगी इस तरीके से। अमेरिका आके कहीं इस तरीके से गलत काम करेगा तो यहाँ से मिसाइल अमेरिका के अंदर जाएगा, जो अमेरिका अब तक सेफ रहा है। ये मेरी बात मान लीजिए, ज़्यादा 5 साल में। दूसरी बात यह है कि इस तरीके की चीज़ें जो है, 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1 कि हर कंट्री को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हर कंट्री को अपनी सॉवरेंटी का अधिकार है, हर कंट्री को अपनी डिफेंड करने का अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ईरान को मारता है तो ईरान के भी पास राइट है कि उसके दोस्त जो अमेरिका के दोस्त हैं उसको मारेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया जो है पूरा जापान को मारने के तैयार रहता है, साउथ कोरिया को मारने के तैयार रहता है, फिलीपाइन की मारने को तैयार रहता है। ये एक न्यू वॉरफेयर चल रही है दुनिया में। तो अगर अमेरिका अपने दोस्तों की सुरक्षा चाहता है तो उसको जो है एक सब समाज में बैठ के बात करनी पड़ेगी, और इस तरीके से बम्बार्डमेंट से लड़ाइयां जीती हारी नहीं जाती। अंत में क्या होता है, कारपेट बॉम्बिंग कर दीजिए। रही बात ईरान की क्षमता, आप आइए डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आपने कारपेट बॉम्बिंग किया है, लेकिन आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लाएंगे, और उसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी। 3 चीजें मैं पॉइंट रख रहा हूं जी। नंबर 1, IRGC अभी और बसीज अभी बिल्कुल तैयार है, मिसाइल और ड्रोन्स बिल्कुल तैयार हैं। अमेरिका की जो 2 कर्डिश पशमर्गा को लाना था, और प्लस इधर जो है बलूचिस्तान के जो सिस्तान से जो है असैसिनिस्ट है, इसको लाना था। ये भी जो है लड़ाइयां चल रही हैं, हूथी भी सामने आ गए हैं। तो अमेरिका आएगा और फिर खराग आइलैंड पे बम्बार्डमेंट करेगा, खत्म करेगा, लेकिन इससे ईरान गिरेगा नहीं। ईरान लड़ाई करता रहेगा। आप कह रहे हैं कि खराग आइलैंड पर अगर हमले भी हो जाएं तो उससे भी ईरान की वॉल ढहने वाली नहीं है। इराक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल, इराक में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर नजर आ रहे हैं। इराक में लगातार हमले हो रहे हैं। ईरानी मिसाइल किस तरह से इराक में गरजती हुई नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें आप जरा देखिए, क्योंकि इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। और देखिए, ईरान को भी बड़े नुकसान का तो सामना करना पड़ रहा है। ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लगी है। तेहरान के ऑयल रिजर्व पर अटैक हो गया। जी हां, IRGC से जुड़े ऑयल रिजर्व पर किया गया है हमला। आग की लपटों में गिरा ऑयल रिजर्व। ये देखिए तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं कि ये ईरान का बड़ा नुकसान है। IRGC से जुड़ा ये ऑयल रिजर्व था जिसे निशाना बनाकर टारगेटेड अटैक किया गया, और ये हमला कामयाब भी रहा। जबरदस्त बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त लंदन आपको सीधे लिए चलते हैं। शिवकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, BBC से जुड़े हैं। शिवकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जिस बात का जिक्र हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरफ से, बार बार अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कह ही रहे थे, अब JD वेंस का भी ताजा बयान आया है। उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुका है ईरान के अंदर। इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने आपको समझ में आते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही था कि ईरान में रिजीम चेंज करवा दी जाएगी, उनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ईरान में। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए, जो रिजीम चेंज, जो मुल्लाशाही बदलना चाहते थे, मुल्लाशाही में जो पुराने आयतुल्ला थे उनकी जगह उनके बेटे आ गए जो और कट्टरपंथी हैं। तो ये लक्ष्य तो हासिल नहीं हुआ। परमाणु खतरे की बात करें, जो 454 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहाँ है? आपने जो है वो कुछ फैक्ट्रियां या जहां यूरेनियम संवर्धन हो सकता था उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है उसको लेने की कोई प्लान भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप ये चाहते थे कि ईरान जो है वो किसी न किसी तरह से उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन मिसाइलें ईरान बराबर दाग रहा है। आपने हो सकता है कुछ मिसाइलों के भंडार खत्म कर दिए, जहां मिसाइलें बन रही थी वो खत्म कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने एक नई समस्या खड़ी कर दी, और वो नई समस्या है होर्मुज। होर्मुज जो अब तक सब जानते हैं कि ईरान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ईरान चाहता तो होर्मुज
को कभी भी बंद कर सकता था, लेकिन उसने आज तक इतने लंबे समय तक होर्मुज को बंद नहीं किया था। तो आपने एक नया हथियार ईरान को दे दिया है, क्योंकि आपने अवैध लड़ाई लड़ी जी। बिना किसी की अनुमति के, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो चाहे वो अपनी संसद हो, आपने हमला कर दिया। हाँ, अब आप होर्मुज पे कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इसे खोलिए, इसे आप बंद नहीं कर सकते। तो आप तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पे रख के हमला कर सकते हैं, और दूसरा जो है अपने बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, ये कहाँ की बात है? हाँ, ईरान ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शिवकांत जी कही। और हमारे साथ इस वक्त जैक जुड़ गए हैं, इजरायली फॉर्मर ऑफिसर, इजरायली सेना में सर्व कर चुके हैं। जैक हमारे साथ मौजूद हैं और जैक ने ये बात सुनी शिवकांत जी जिसका जिक्र कर रहे थे, जैक, कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को तोड़ें तो वो ठीक, लेकिन अगर ईरान तोड़े तो पूरी दुनिया में ये गाना गाया जाए, ये कहां तक ठीक है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, आप जवाब तैयार रखिएगा। उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमला हुआ है। यूएस ने पीएमएफ हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमले में भारी तबाही की खबर है। तो इराक में लगातार गोला बारूद बरस रहा है। एक वजह तो यह है कि ईरान यहां पर लगातार हमले कर रहा है, अमेरिकी बेसेस को टारगेट कर रहा है, और यहां पर जो ईरान समर्थित गुट हैं उन पर अमेरिका के भी हमले हो रहे हैं। यानी दो तरफा हमलों का सामना इस वक्त इराक को करना पड़ रहा है। और देखिए, तेहरान में इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया। हमले में तेहरान में भारी तबाही मची। फाइटर जेट से ईरान पर बमबारी कर दी गई। रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। और किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका कर रहा है लंबे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। आशंका इस बात की है अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ईरान में कभी भी ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है। ट्रंप का आदेश मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर आ रही है। अब यह ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया जाएगा? ग्राउंड ऑपरेशन फुल स्केल वॉर जैसा नहीं होगा। स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स इसमें शामिल होगी। पारंपरिक ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन में शामिल होगी। कई हफ्ते के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। संभावना इसकी तेज क्यों हो गई है, यह समझिए। ईरान के आसपास कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं। कई युद्धपोत पहुंचने वाले हैं। हजारों सैनिक और मरीन्स को तैनात किया गया है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो देखिए, अब क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन का, ग्राउंड ऑपरेशन अगर होता है तो सबसे ज्यादा चुनौतियां क्या होंगी, जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे? क्योंकि यह कहा जा रहा है ज्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से कि यह अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम जैसा होगा। समझिए जरा, चुनौतियों का जिक्र हम कर रहे हैं। भौगोलिक चुनौतियां। अमेरिकी सेना के लिए जंग लड़ना आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाके ईरान के लिए किले का काम करते हैं। आइलैंड पर तैनाती में चारों तरफ से आसान निशाना लगाया जा सकेगा। ईरान की मिसाइल ड्रोन से यूएस को खतरा है। ईरान के लिए एम्बुश और गुरिल्ला युद्ध आसान हो जाएगा। सैन्य और लॉजिस्टिक के लिहाज से बात करें तो सेना के लिए सप्लाई और बचाव मुश्किल होगा। सैनिकों को भोजन, ईंधन, गोला बारूद पहुंचाना और महंगा हो जाएगा। खास बात यह है कि अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्ध से बचने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन का इतिहास अमेरिका के लिए वैसे भी काफी खराब रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका को आर्थिक नुकसान होगा। हमारे साथ इस वक्त जैक मौजूद हैं, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में भी सर्व कर चुके हैं। उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले अनिल आजाद पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बीजिंग से। अनिल आजाद पांडे जी, क्या रुख और क्या रोल आपको नजर आ रहा है रूस और चीन जैसे देशों का? क्या वो ईरान के साथ नजर आ रहे हैं इस जंग में? ये अपने आप में एक अहम सवाल इसलिए क्योंकि रूस तो फिर भी दिखता है, बार बार खबरें आती हैं कि भाई रूस की तरफ से इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है ईरान को, जिसके बिना पर ईरान बहुत सटीक हमले कर रहा है। चीन का रुख क्या है? वो किस तरह से साथ है ईरान के?
देखिए समीर, सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना होगा कि जिस तरह से एक महीना युद्ध को शुरू हुए हो चुका है और लगातार अब विभिन्न देशों की भूमिका इसमें नजर आने लगी है। खास तौर पर हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ देश इससे अलग रह रहे थे, लेकिन चीन की ओर से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि उनके विदेश मंत्री और उनके जो खाड़ी देशों के लिए उनके मामलों के सलाहकार हैं, वो अभी गल्फ कंट्रीज में गए थे। वहां के देशों के साथ उन्होंने वार्ता की। उन्होंने बोला कि हम शांति चाहते हैं। चीन की ओर से बार बार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि चीन का बड़ा निवेश है गल्फ कंट्रीज में और चीन के लोग भी वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि युद्ध बढ़े और चीन की ओर से कोशिश लगातार हो रही है। पिछले खास तौर पर 1-2 हफ्तों में हमने देखा है कि बार बार बयान आ रहा है कि जो इजराइल ने युद्ध किया है, स्कूल पर हमला किया, यहाँ तक कि चीन की ओर से स्कूल का जो बहुत बड़ी उनको राशि दी गई है, स्कूल के जो बच्चों के माता पिता हैं, परिजन हैं, उनकी ओर से भी उनको मानवीय राहत दी गई है। और चीन की ओर से कहा जा रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल जो कर रहे हैं, शुरुआत में भले ही चीन खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन अब चीन की ओर से यूनाइटेड नेशंस हो या तमाम मंचों पर चीन की ओर से बार बार बयान जो यहाँ पर मैं रहते हुए देख रहा हूँ, या फिर जो आपकी लोकल मीडिया में है, स्थानीय तौर पर जो आ रहा है सामने, ये समझ में आ रहा है कि चीन जो है इसमें कोशिश करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर चीन युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है, जैसा कि चीन की नीति हमेशा से रही है। हो सकता है कि चीन इस बात को समझता है, और लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उससे चीन सहित जो भारत है या अन्य देश है उनको नुकसान जरूर होगा। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका के लिए एक तरह से बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है, उसके लिए अपना चेहरा बचाने का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो उनके खिलाफ जो आक्रमण हमला जो किया है, जवाबी हमला, उससे वे स्तब्ध रह गए हैं। उन्होंने सोचा था कि हम 1 सप्ताह के अंदर ईरान में रेजिम चेंज कर देंगे, सब कुछ तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन भी जाहिर सी बात है, चीन की ओर से भी ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर तो जरूर कहा जा रहा है कि हम उसके साथ हैं, और जिस तरह से ये सब घटनाएं चल रही हैं, चीन ये नहीं चाहता है। जी समीर। ठीक है। और हमारे साथ इस वक्त शुक्ला जी भी मौजूद हैं, रूस से हमारे साथ वो मौजूद हैं। शुक्ला सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विनय शुक्ला जी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि रूस अमेरिका से खासा नाराज है। जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले को अंजाम दिया और जिस तरह से बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले हुए हैं, उसके बाद रूस के इस गुस्से में और ज्यादा इजाफा हुआ है। आने वाले वक्त में अगर इस जंग में रूस की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती है तो क्या बदलता हुआ हम देखेंगे इस जंग में? जहाँ तक मेरा जो वो है विश्लेषण है, उससे रूस जो है युद्ध में नहीं जाएगा, बड़ा हाथ नहीं देगा। बात यह है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से, और उससे पहले भी रूस के ये गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक सुरक्षा वाले संबंध बन गए हैं, और ईरान के साथ भी हैं। तो दोनों पक्ष जो है, जैसे भारत कहता है कि भारत का ईरान के साथ भी दोस्ती है और गल्फ कंट्रीज के साथ भी दोस्ती है, तो रूस के उसमें जितना भी वो कहा जाता है, बयान आते हैं, उनमें ये कहा जाता है कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर हमला ना करें, क्योंकि रूस के विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका तो लेगा ही, बल्कि उसने जो इसमें गल्फ में जो कंट्रीज में जो इतना टेक्नोलॉजिकल नई फ्यूचर लुकिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सेंटर बनने वाले हैं, दे आर कॉम्पिटिटर्स टू द यूएस हाईटेक, इसलिए उसको खत्म करना चाहता है। और क्योंकि ये सीधी साथ ये मानते हैं बात रूस में कि अगर वो लोग जो अमेरिका ने ही भड़काया है कि ईरान को कि यहाँ पर हमला करो, क्योंकि बेस बने हुए हैं, रूस जो है उसको लिए वो कहते हैं कि सब जाहिर है बहुत सालों से कि वहाँ पे अमेरिका के बेस बने हुए हैं, ईरान भी जानता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मामला दोनों तरफ से डिप्लोमेटिकली सुलझाना चाहिए और दोनों पक्षों का जो है के हितों का ध्यान में रखा चाहिए जी। और इसलिए रूस डिप्लोमेटिक करता है और अपने युद्ध में शामिल नहीं होगा। ठीक है। आपको लगता है कि
अभी आगे अगर सिचुएशन और ज्यादा टेंस भी होती है तो भी रूस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इस जंग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बिल्कुल वाजिब बात आपने कही और ऐसा नजर भी आता है। लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए। इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। रिहायशी इलाके में रॉकेट से अटैक किया गया। हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए ईरान के इस्फहान से भी भीषण बमबारी की खबर आ रही है। इजराइल ने इस्फहान में अटैक किया है। इस्फहान में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें ईरान के इस्फहान से, जहां पर इजराइल ने कई इलाकों में अटैक्स किए हैं। लेकिन जंग के 30वें दिन ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ। तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी की गई। अमेरिका और इजराइल का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस हमले से तेहरान को दहला दिया गया। तेहरान के पर्चिन में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान हमले से दहल गई। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। एक महीने से जारी है तेहरान पर विध्वंसक प्रहार, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कितना भीषण प्रहार किया गया है। आसमान में कितना बड़ा आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आता है। और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में जाएगा ब्रिटिश जहाज, ये तय हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस को हटाया जाएगा। ब्रिटिश नेवी के जहाज पर ड्रोन्स भी तैनात हैं। द टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए भले ही अमेरिका के दबाव में सही, लेकिन ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट अब इस जंग में बढ़ती नजर आ रही है। ब्रिटेन का ऑपरेशन हॉर्मुज क्या है, 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। ईरान युद्ध में ब्रिटेन की नेवी की भी एंट्री हो गई। युद्धपोत को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात किया जाएगा। एम्फीबियस लैंडिंग वेसल को रवाना किया गया है। माइंस हंटिंग ड्रोन से लैस आरएफए लाइन बे अमेरिका के साथ ऑपरेशन में शामिल होगा। अब इसकी 2 बड़ी वजह हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए रास्ता खोला जाएगा इसके जरिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई माइंस को यह हटाएगा। जरूरी जानकारी आपको देते चलें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के करीब 500 जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं। शिवकांत जी, ये जो ब्रिटेन की भूमिका सीधे तौर पर बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे आंकेंगे? और इसमें ब्रिटेन को आने वाले वक्त में कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि ब्रिटेन इस जंग में कूदना नहीं चाहता था, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, डपटा और उसके बाद नतीजा अब हमारे सामने है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस हटाने के लिए तैयार हो गए, अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। कूद अब भी नहीं रहे हैं, बच के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन में तो आज ब्रिटेन क्या पूरे यूरोप में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लड़ाई के खिलाफ। हाँ जी। तो इसलिए राजनीतिक रूप से भी वो ये जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी ट्रंप का दबाव है और ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इन्होंने ये भेजा है जहाज, लेकिन इस जहाज का केवल एक ही भूमिका है कि ये हॉर्मुज में अगर कोई माइन बिछी होंगी, क्योंकि स्पेशलिस्ट जहाज है और ये ब्रिटेन के पास ही है कि आप उन माइंस को हटा सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, केवल ये आशंका है कि ईरान ने माइंस बिछाई हैं। ईरान ने माइंस बिछाई हैं, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है और ईरान को माइंस बिछाने की जरूरत ही नहीं है। माइंस बिछाने के डर से ही वहां जो बीमा कंपनियां हैं और जहाज कंपनियां हैं वो जहाज ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई जहाज ले जाएगा ही नहीं तो आपको माइंस बिछाने की और हमला करने की क्या जरूरत है? तो ईरान तो जो चाहता है उसने हासिल कर लिया है। अब समस्या ट्रंप के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये है कि इस आतंक को, इस जोखिम को हटाएं कैसे, और ये बिना बातचीत के हो नहीं सकता। और बातचीत की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो 4 देश पाकिस्तान में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चारों के चारों तो प्रॉक्सी हैं अमेरिका के। ईरान की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है? चलिए लड़ाई में कूदने के लिए तैयार न सही चीन और रूस,
लेकिन कम से कम चीन और रूस बातचीत के लिए मध्यस्थता तो कर सकते थे। अगर कोई वाकई मध्यस्थता होती तो चीन और रूस की मध्यस्थता मानी जाती या भारत की मध्यस्थता मानी जाती। ठीक बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही, इंपॉर्टेंट बात आपने कही। शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त रूस से मौजूद हैं। शुक्ला जी, क्या रूस की इन्वॉल्वमेंट भी आने वाले वक्त में बढ़ेगी? भाई अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे हड़का कर, डांट कर, डपट कर ब्रिटेन को साथ ले आने में कामयाब हुए ना, तो क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि ईरान तो अकेला पड़ता नजर आता है, अमेरिका के साथ कोशिश यह दिखती है कि वो नाटो देशों को भी साथ लाने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन तो उनके साथ आ ही गया, इजराइल तो ऑलरेडी उनके साथ है। क्या रूस इस बात को समझते हुए अमेरिका पर दबाव डालने की अपनी तरफ से कोशिशें बढ़ाएगा क्या? देखिए, अभी हाल में एक 5 रूसी सांसदों का दल अमेरिका गया था, वॉशिंगटन गया था जी। और वो आज लौटकर आ रहा है वहां से। वहां पे ये सब बातें भी हुई हैं। ये 12 साल में पहली बार जो है कांटेक्ट हुआ अमेरिका और उसका डायरेक्ट सांसदों का। और ये इसमें ये ईरान का मसला भी था, न्यूक्लियर इश्यूज भी हैं, सारे डिस्कस किए गए और देखते हैं कि 2 दिन में लगेगा। और क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि इस आज की हालत में ये है कि 3 देश जो है मध्यस्थता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम 3 दिया, पुतिन का नाम दिया है और चाइनीज शी जिनपिंग जो है, मतलब इन देशों के जो नेता हैं ये इतनी रखते हैं, साख रखते हैं और इन सब के रिलेशंस इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और अरब देशों के साथ भी अच्छे हैं। तो इसलिए रूस की हो सकती है कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि रूस भी शामिल होगा, चीन भी होगा, भारत भी होगा, कि मध्यस्थता हो सकती है। ठीक है, मध्यस्थता हो सकती है और आने वाले वक्त में कोई सलूशन निकल सकता है, लेकिन वो वक्त कब आएगा ये अभी कोई बता नहीं सकता। और अल्टीमेटली जंग तो अपने आप में एक मसला है, जंग मसलों का हल तो है नहीं, तो आपको अल्टीमेटली आखिर में बातचीत की टेबल पर तो बैठना ही है, लेकिन अभी इसके आसार नजर नहीं आ रहे। पूर्वी तेहरान पर देखिए सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। ईरान का पार्चिन मिलिट्री बेस जो है वो टारगेट पर रहा। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमले के कई घंटे बाद भी यहां से धुआं उठता नजर आ रहा है, ये देखिए। और इस बीच इराक से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। एयर डिफेंस से मिसाइल नष्ट करने का यह वीडियो है। जोरदार धमाके से इराक का आसमान दहल जाता है, ये देखिए। जोरदार धमाका होता है और जो लोग आसपास मौजूद थे उनके बीच दहशत पसर जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। और इराक के एरबिल में दिखा खौफनाक मंजर। ड्रोन अटैक से अमेरिकी बेस पर धमाका। रात भर जारी रहे हमले, ईरान की तरफ से अटैक्स होते रहे। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है, अमेरिका के सारे सैन्य उद्देश्य पूरे हुए, ईरान को किसी लायक छोड़ेंगे नहीं, ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी, ये कहा है जेडी वेंस ने। 2 साल तक ईरान जंग के लायक नहीं बचेगा, ये जेडी वेंस कह रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के अंडरग्राउंड बेस को टारगेट कर रहे हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। आइए आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जो बेस है ये देखिए कहां पर है, किस तरह की टेरेन है, आपको समझ में आएगा। 440 मीटर नीचे ठोस चट्टानों का ये पूरा का पूरा डेड जोन है और यहां पर ऑटोमेटिव रेल सिस्टम है। मिसाइल स्टोर देखिए किस तरह से बनाया गया है, ये पूरा का पूरा रॉकेट सबवे हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर पूरा का पूरा मिसाइल सिटी पहाड़ों के अंदर बसाया गया है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसीलिए बंकर सुरक्षित हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब GBU 57 भी बेअसर साबित हो रहा है। पहाड़ी के अंदर बॉम्ब का घुसना बेहद मुश्किल है, अंडरग्राउंड बेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। अमेरिका की खींच का यह सबसे बड़ा सबब है। ये देखिए किस तरह से
ये कठोर ग्रेनाइट चट्टानें आपको नजर आ रही हैं। ये यज्द बंकर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपरी हिस्सा जो है वो पहाड़ी की सतह है। ये देखिए, ये जो पहाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं। रॉकेट, सबवे, रेल लॉन्चर नजर आ रहा है।